दून साइकोथेरेप्यूटिक सेंटर के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। हमारे पिछले पॉडकास्ट में हमने बात करी थी कि कैसे लोगों की रिलेशनशिप्स अनस्टेबल होती जा रही हैं। तो उस पर हमारा जो यूट्यूब चैनल का जो परिवार है उन्होंने हमें सवाल भेजे कि कैसे हम ये मेक श्योर करें कि हम जो पार्टनर चुनने जा रहे हैं वो एक ठीक पार्टनर है, वो एक सही पार्टनर है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम सेकंड पॉडकास्ट इसी मुद्दे पे बनाएं कि कैसे हम ये जान सकते हैं कि हम अपने लिए सही पार्टनर चुन रहे हैं या हम जिस पार्टनर के साथ हैं वो एक सही व्यक्ति है। तो इसी पे मैं मैम आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि हम जैसे मैच मेकिंग जब करते हैं तो जनरली लोग हॉरोस्कोप्स की बात करते हैं, तो आप क्या हॉरोस्कोप में बिलीव करते हो? एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं हॉरोस्कोप में बिलीव नहीं करती। तो आप जब अगर किसी की कंपैटिबिलिटी टेस्ट करना चाहें, अगर या कोई कपल आपके पास आए जो कि झगड़ालू हैं या उनकी अनबन बहुत ज़्यादा है, तो आप कैसे मेक श्योर करते हैं कि ये लोग कंपैटिबल हैं या नहीं हैं? देखिए, इसके लिए हम लोग साइकोस्कोप करते हैं रादर देन हॉरोस्कोप। हम साइकोस्कोप पे फोकस करते हैं और साइकोस्कोप के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं और कंपैटिबिलिटी कितनी है। तो जैसे लोग हॉरोस्कोप में 36 गुण मिलाते हैं और मिनिमम देखते हैं कि 18 गुण होने चाहिए एक पार्टनर चुनने के लिए, तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल 16 तरह के ट्रेट्स जो हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स, उनमें से कितने ऐसे ट्रेट्स हैं जो सिमिलर हैं। और अगर हम कंपैटिबिलिटी टेस्ट लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि कितना % कंपैटिबल हैं दोनों लोग। अगर हमें लगता है कि कंपैटिबिलिटी 80% से ज़्यादा है तो हम लोग फिर उनको सजेशन देते हैं कि आप लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं रिलेशनशिप में। अच्छा, तो इसके क्या एस्पेक्ट्स होते होंगे मैम? जैसे क्या हम इसको मेंटल हेल्थ के लेवल पे टेस्ट कर रहे हैं लोगों को? नहीं, हम कंपैटिबिलिटी टेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं या साइकोस्कोप की बात कर रहे हैं तो हम ओवरऑल पर्सनालिटी ट्रेट्स के साथ में उसके बिहेवियर, उसके थिंकिंग में और ओवरऑल हम ये देखते हैं कि हमारा जो पेशेंट है या जो भी आया है तो उसके अंदर क्या स्ट्रेंथ हैं और क्या वीकनेसेस हैं। तो जब हम पर्सनालिटी की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो दोनों पार्टनर साथ में बैठे होते हैं और हम दोनों की जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बताते हैं एक दूसरे को। तो फिर जब उन दोनों को पता चलती है कि इसकी ये स्ट्रेंथ और मेरी ये स्ट्रेंथ है, इसकी ये वीकनेस है, उसकी ये वीकनेस है, तो जब आपस में एक दूसरे की वीकनेस और स्ट्रेंथ पता चलती है तो उसके ऊपर वो लोग एक्सेप्टेंस आता है। अगर मुझे पहले से पता हो कि मेरा पार्टनर बहुत जल्दी गुस्सा होता है और मैं उससे मान लो कि मैं उसको लाइफ पार्टनर बना रही हूँ, तो ये मेरे अंदर एक्सेप्टेंस होगा ना डेवलप की, ठीक है ऐसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन बाकी जो कंपैटिबिलिटी के फैक्टर्स हैं वो मैच करते हैं, तो मैं इसे इग्नोर कर पाऊँगी क्योंकि मेरा एक्सेप्टेंस है। तो इस तरह से हम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे काम करते हैं और ये दोनों को बताते हैं, अवेयर कराते हैं, जिससे वो एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। या जो वीकनेसेस हैं तो वो वीकनेसेस अगर बहुत ज़्यादा हैं तो उसको कैसे हम साइकोथेरेपी और काउंसलिंग से सॉर्ट आउट कर पाएंगे। राइट। तो जब आपने पहला एस्पेक्ट जो बताया वो पर्सनालिटी का बताया, आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो यूथ है वो ऑनलाइन मीडियम से भी कई प्रकार के पर्सनालिटी टाइप्स निकालने लगा है। इनफैक्ट अगर आप डेटिंग ऐप्स पे भी देखें आजकल तो वहाँ पे भी अब ये पर्सनालिटी टाइप अपना लिखने लगे हैं, MBTI टाइप। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ऑनलाइन जो फ्री टेस्ट हो रहे हैं और जो यहाँ पे एक क्लिनिकल सेटअप में जो टेस्ट लिए जाते हैं, ये कैसे डिफरेंट है? देखो, ऑनलाइन MBTI टेस्ट और ऑफलाइन फिजिकली प्रेजेंस में जो टेस्ट होता है दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। ऑनलाइन में जब हम करते हैं MBTI का पूरा डिटेल टेस्ट, मुझे नहीं लगता कि वो ऑनलाइन है, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है कि वो बैठ के एक क्वेश्चन करे। ऑनलाइन में भी सब लोग हरी में हैं, टाइम नहीं है, तो जल्दी जल्दी बिना सोचे समझे टिक कर देते हैं। और दूसरा क्या है कि उनका डिस्ट्रैक्शन रहता है कि वो टिक करते करते भी किसी बात करें, कहीं कुछ करें। लेकिन जब ऑफलाइन या लैब में, साइकोलॉजी लैब में अगर कोई पेशेंट आता है तो उसका 100% फोकस टेस्ट पे होता है, क्योंकि कोई भी डिस्ट्रैक्शंस तो है नहीं। और अगर डिस्ट्रैक्शंस होते भी हैं तो हम पहले उसे कंट्रोल सिचुएशन में एक्सपेरिमेंट या टेस्टिंग किया जाता है। जी। और सुपरविजन का भी एक इम्पैक्ट होता होगा। हाँ, वो भी इम्पैक्ट होता है। तो ये ज़्यादा रिलेवेंट है, रिलायबल है जो ऑफलाइन आमने सामने बैठ के टेस्ट हो रहा है। दैट इज़ मोर रिलायबल देन ऑनलाइन। और पर्सनालिटी के अलावा जो साइकोस्कोप का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसके अलावा और क्या क्या टेस्ट करता होगा?
कंपैटिबिलिटी के लिए? क्या सिर्फ पर्सनालिटी से ही हम निकाल सकते हैं कि हम नहीं, कंपैटिबिलिटी का एक सेपरेट टेस्ट है जी। जो 4 फैक्टर मेजर करता है। पर्सनालिटी का एक अलग टेस्ट है। अच्छा। तो पर्सनालिटी टेस्ट के साथ में हम कंपैटिबिलिटी का टेस्ट इसमें डालते हैं और फिर ओवरऑल उनकी मेंटल हेल्थ देखते हैं। ओके, सो इसका मतलब हम पर्सनालिटी भी टेस्ट कर रहे हैं और साथ में एक ओवरऑल कंपैटिबिलिटी के लिए भी एक अलग टेस्ट लगा। हाँ जी। ओह, वेरी वेल। सो अब जब हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो क्या इसके कुछ पिलर्स हैं जिसके आधार पर हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि ये लोग कंपैटिबल बैठेंगे? हाँ, इसके पिलर्स हैं। उनमें सबसे पहला पिलर है इसका कि कितना रेस्पेक्ट है, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट है और दूसरे के लिए कितनी रेस्पेक्ट है। और उसके अलावा ट्रस्ट वर्दीनेस है कि आप कितना किसी पे ट्रस्ट करते हैं। और जो इम्पोर्टेंट पिलर है वो है कितना फ्लैक्सिबल हैं आप। जितना आप फ्लैक्सिबल होंगे उतनी आपकी रिलेशनशिप अच्छी होगी, आप एडमेंट नहीं होंगे, आप एग्रेसिव नहीं होंगे, तो आपका टेम्परामेंट कंट्रोल रहेगा। तो ये पिलर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो फ्लैक्सिबिलिटी वाला पिलर है वो बहुत अच्छा लगता है। और एक सेल्फ इमेज का ओके, सेल्फ इमेज, इंटरेस्टिंग। सो इसका मतलब ये आपने बहुत अच्छे 4 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स बताए। और जहाँ पे इंसान अगर फ्लेक्सिबल सपोज नहीं होगा, अब अगर साइकोलॉजिकली हम निकाल लेंगे कि ये इंसान रिजिड है, सो इससे हम एक पैटर्न फॉर्म कर पाएंगे कि हाँ, अगर ये रिजिड है तो इट्स हाईली लाइकली कि ये लोग इन एस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसी तरह से होता है? हाँ, बिल्कुल यही तरह से होता है। इसी तरह से अगर रिस्पेक्ट, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट इंसान के अंदर कम है तो वो अपने पार्टनर को कैसे रिस्पेक्ट करेंगे। इन्हीं सब के आधार पे हम एक पैटर्न फॉर्मेशन करते हैं। जी, राइट। तो क्या ये हॉरोस्कोप की तरह इसमें प्रेडिक्शंस बताई जाती हैं? देखो, जब हम हॉरोस्कोप की बात करते हैं तो हॉरोस्कोप में पास्ट और फ्यूचर ज़्यादा बताया जाता है, प्रेजेंट भी बताया जाता है। लेकिन अगर हम साइकोस्कोप की बात करते हैं तो हम प्रेजेंट की बात ज़्यादा फोकस करते हैं। और प्रेजेंट से रिलेटेड फिर हम ये अब एक हाइपोथेटिकली बता सकते हैं कि अगर आपकी ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, ये पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, तो वो सब बताते हुए हम बता पाएंगे कि आपकी रिलेशनशिप कितनी स्टेबल रहेगी। वैसे तो टाइम के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है, थॉट्स चेंज हो जाते हैं, बिहेवियर चेंज हो जाता है, लेकिन फिर भी हम एक आप ये कह सकते हैं एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं जिसमें हम परसेंटेज के बेस पे बोल सकते हैं कि 90% रिजल्ट जो हैं वो हमारे अच्छे होते हैं आफ्टर साइकोस्कोप। ओके। अब जैसे हॉरोस्कोप्स में मैंने एक जनरल जो पैटर्न देखा है वो ये है कि पैदा होने से लेके अंत तक के हर तरह के प्रेडिक्शंस लोग लिख के रखते हैं, चाहे सच हो या झूठ, वो तो हम कुछ कह नहीं सकते। पर उसके आधार पर लोग जितना ही बिलीव करते हैं कि हमारी कंपैटिबिलिटी बैठेगी या नहीं बैठेगी, लोग उसी के आधार पे अपने लाइफ के डिसीजंस ले जाते हैं। तो क्या ये लेना सही है? देखो, जब तक साइकोलॉजी का इतना अवेयरनेस नहीं थी या नीड नहीं थी, रिक्वायरमेंट नहीं थी, तब तक बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो हॉरोस्कोप मानती थी। जी। पर जो आजकल की जनरेशन है वो हॉरोस्कोप पे इतना बिलीव नहीं करती। इवन पेरेंट्स करते हैं आज भी, लेकिन वो नहीं करती। तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा माइंडफुलनेस के साथ चलते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं। तो उसके लिए मैं यही सलाह दे पाऊँगी कि साइकोस्कोप के थ्रू अगर वो अपना लाइफ पार्टनर चुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा उनका जीवन। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हॉरोस्कोप जो है वो आपकी प्लैनेटरी, हाँ, वो प्लैनेट की पोजीशन देखती है कि आपकी क्या दशा है ना, कि आपकी मून की क्या दशा है, आपकी जुपिटर की क्या दशा है, आपके सारे प्लैनेट की दशा बताती है। लेकिन जो साइकोस्कोप है वो आपके थॉट का दिशा बताती है, वो दशा बताती है, दिशा बताता है कि आपके थॉट किस दिशा में आप जा रहे हैं, अंतर्मन की। तो क्यों ना फिर अगर हम ये दोनों ही करने लग जाए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम हॉरोस्कोप के साथ दिशा के साथ दशा भी देखें, हॉरोस्कोप के साथ अगर हम साइकोस्कोप को मिलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हॉरोस्कोप में हम प्लैनेट देखेंगे, साइकोस्कोप में हम थॉट्स देखेंगे, बिहेवियर देखेंगे, फीलिंग देखेंगे, तो ये और भी अच्छा रहेगा। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। बहुत लोग जी। पर मैम, जैसे अभी तो हमने जितना डिस्कशन किया है वो इस बेसिस पे है कि कोई पार्टनर ढूंढ रहा है तो कैसे ढूंढे।
सो उसमें मेरे अंदर सवाल क्या आ रहे हैं कि क्या इसके लिए कंसेंट ज़रूरी है सामने वाले का, या फिर ये एक सिंगल पर्सन अपने लिए भी करा सकता है, या दोनों का ही होना ज़रूरी है? अपने लिए मैं अब दो लोगों के बीच की कंपेटेबिलिटी कैसे देखोगे? अपने लिए तो आप पर्सनालिटी टेस्ट करा सकते हो, अपनी पर्सनालिटी असेस करने के लिए। हाँ जी। कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या जी। वीकनेस है, क्या स्किल्स हैं, जी। है ना, और मैं रिजिड हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन अगर आप पार्टनर की बात करते हैं, लाइफ पार्टनर की, तो मुझे लगता है कि कंपेटेबिलिटी तो तभी होगी ना जब आप दो चीज़ों के बीच में कंपेटेबिलिटी देखेंगे। बट ये पोटेंशियल जो लोग जो टेस्ट करवाना चाहेंगे, जैसे हमारे व्यूअर्स अगर इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, तो मैं उनके बिहाफ पे ये पूछ रहा हूँ कि सपोज़ कोई पर्सन है जो कि ढूंढेगा इन फ्यूचर, और वो आज अगर अपना असेसमेंट कराता है, सो क्या उनको ये इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है कि कौन मेरे लिए ठीक रहेगा? क्या ये साइकोस्कोप हाँ, ये हो सकता है। अगर हम उनके पूरे पर्सनालिटी को, पैटर्न को एनालाइज कर देंगे, तो हम उनको ये बता पाएंगे कि फर्दर इस तरह के पैटर्न हैं जो आपके लिए ठीक रहेंगे लाइफ में। जी जी जी। और फिर ऐसे में जब वो एक लाइकली वो पार्टनर इस तरह का ढूंढ लेते हैं, तो फिर उनके भी कंसेंट से फिर हम एक कंप्लीट कंपैटिबिलिटी निकाल सकते हैं। हाँ, ये किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है। और अगर हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की बात करें, तो क्या उनके लिए भी साइकोस्कोप काम करेगा किसी तरह? अगर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, अगर उनके बीच में किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, कोई टेंशन चल रही है, या कोई भी तरह की इंटरनल एक्सटर्नल प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि उनको साइकोस्कोप के लिए आना चाहिए, उनको देखना चाहिए। क्योंकि देर तो कभी नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा। तो चाहे आपकी शादी को 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, समय के साथ चीज़ें बदली, है ना। आप इनिशियल स्टेज में एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, डेटिंग कर रहे हैं, बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, लेकिन समय होते 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 ये सब चीज़ें तो ख़त्म हो जाती हैं, और मेन क्रीम निकल के आती है कि आप रियलिटी में हैं क्या। तो उसके बाद हो सकता है कि कभी कभी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप कभी भी शादी के शुरू में, शादी के बीच में, शादी के बहुत साल बाद भी, कभी भी आप आके कंपेटेबिलिटी टेस्ट करवा सकते हैं, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। दिक्कत है। अब ऐसे में मेरे अंदर सवाल क्या है कि सपोज एग्जिस्टिंग पार्टनर आपके पास है, साइकोस्कोप करवाएंगे, और वन ऑफ द पार्टनर्स हैपन टू बी रिजिड, कि बहुत रिजिड निकल गए, या फिर उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पेक्ट बहुत कम है, तो क्या इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं? क्या ये ट्रीटेबल है चीज़ें? हाँ, अगर उस रिजिड पार्टनर की आप काउंसलिंग करवाएं, कपल काउंसलिंग और सिंगल काउंसलिंग, तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी हद तक चीज़ों को ठीक कर सकेंगे। इसी तरह से जैसे ट्रस्ट वर्दीनेस एक बहुत ही क्रूशल फैक्टर है, और ट्रस्ट वर्दीनेस का ये भी मतलब है कि या तो वो अपने शब्दों के भी कच्चे हो सकते हैं, या फिर वो उनकी एक्टिविटीज़ ठीक नहीं हो सकती हैं। सो ऐसे में अगर कोई पार्टनर बिट्रेड फील कर रहा है, वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, तो क्या इन सब चीज़ों पे आप काम करते हैं यहाँ पे सेंटर में? हम सेंटर में देखते हैं कि पहले हम रूट कॉज में जाते हैं कि वो ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहा है। ऐसा तो नहीं पहले वो किसी ने उसको बिट्रे किया हो, ऐसा तो नहीं उसकी जेनेटिक प्रॉब्लम हो, ये पैरानोइया फैमिली में हो, या कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बेस पे हो। जब हमें रूट कॉज पता चलता है कि वो ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहा है, रूट पता होता है, तो उसके बाद उसी हिसाब से उसकी काउंसलिंग की जाती है, और कोशिश की जाती है कि अगर मेडिकेशन की ज़रूरत है तो रेफ़र किया जाता है साइकेट्रिस्ट पे। अदरवाइज़ अगर लगता है कि काउंसलिंग से ठीक हो जाएगा, तो हम काउंसलिंग करते हैं, और उसके पार्टनर की भी काउंसलिंग करते हैं कि वो किस तरह से अपने साथी को मोटिवेट करे। डेफिनेटली। और ऐसे में ही जब इसी टाइप की प्रॉब्लम्स जब निकल के आएंगी साइकोस्कोप से, तो फिर इवेंचुअली वो एक्सेप्टेंस भी बिल्ड होगी कि हाँ, मेरे पार्टनर के साथ या मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो मुझे ठीक भी करना है। देखो, जो साइकोस्कोप है ना, उसकी लाइफ में और आने वाली जनरेशन में के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर कोई साइकोस्कोप के थ्रू अपना लाइफ पार्टनर ढूंढता है, तो मुझे लगता है कि 99% एश्योरेंस दिया जा सकता है कि आपके बीच में प्रॉब्लम्स मिनिमम 0.001 आएगी। और क्या इसका कोई ऑप्टिमम समय भी है कि मतलब आप कोई सजेशन देंगे आउट ऑफ पैटर्न्स, मतलब सिर्फ लोगों को देख के कोई सजेशन देना चाहेंगे कि ये एक ऑप्टिमम टाइम है, इस समय आपको करा लेना चाहिए? ऑप्टिमम टाइम हम तब कह सकते हैं जब हम किसी रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो, या हम मैरिज के पहले हम जब डेटिंग कर रहे हो, या कोर्टशिप चल रहा हो हमारा,
तो कोर्टशिप पीरियड चल रहा हो तब हम कर सकते हैं, रिलेशनशिप में इनिशियल स्टेजेस पे हम कर सकते हैं। तो अगर कर लेंगे तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी इनसे बच पाएगी हमारा यूथ। तो ये एक प्रिवेंटिव मेजर की तरह भी काम कर सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रिवेंटिव मेजर की तरह काम कर सकते हैं। वेरी वेल। और क्या हम ये अपने सेंटर पे जैसे हम करते हैं, सो इसमें कितना समय लगता होगा? ओवरऑल साइकोस्कोप की अगर हम बात करते हैं तो 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं जी। काफ़ी टाइम से हम कर रहे हैं अपने दून साइकोथेरेपेटिक सेंटर में, पिछले 10-11 साल से हम लोग कर रहे हैं। तो इसी बात पर मुझे ये सब जब समझ आ ही रहा है, तो आपके बातों से मुझे एक जो चीज़, एक लाइन जो याद आई वो ये थी कि द वे आउट इज़ इन। तो क्या ये साइकोस्कोप वही है? बिल्कुल वही है, 100% सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और इसी को जब हम एक हॉरोस्कोप या किसी भी अदर मैच मेकिंग जो कि पब्लिक ऑलरेडी फॉलो कर रही हो, अगर उसके साथ एक ऐड ऑन कर दे तो काफ़ी बेहतर डिसीजन वो ले पाएंगे। आप यही कहना चाहेंगे? बिल्कुल बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे लोग मैरिज ब्यूरो में जाते हैं और नए नए जो एप्स खुल गए हैं मैरिज के लिए, तो मुझे लगता है कि अगर वो लोग भी साइकोस्कोप ले मैच मेकिंग के टाइम पे, साइकोस्कोप के थ्रू मैच मेकिंग करें तो दैट विल बी बेटर। दैट इज़ अ ग्रेट सजेशन कि आगे अगर कोई मैट्रिमोनियल पे भी अगर किसी को हाँ, मैट्रिमोनियल साइट वाले भी अगर वो साइकोस्कोप के साथ में फाइनल बताते हैं कि आपके लिए ये वर उपयुक्त होगा या ये वधू उपयुक्त होगी, तो मुझे लगता है कि अगर वो साइकोस्कोप के थ्रू बताएंगे, मैच मेकिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा लगा ये सब जानकर। तो इसी के साथ दोस्तों, आगे आप जब ये वीडियो देख लेंगे, आप प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवाल हमें भेजिए। हमें इनबॉक्स में भी आप भेज सकते हैं ताकि हम अगली वीडियोज़ में आपके उन्हीं सवालों के जवाब दे सकें और उन पर चर्चा कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।